सोचिए जरा, जोंक शब्द सुनते ही दिमाग में क्या ख्याल आता है? शायद किसी डरावनी फिल्म का कोई कीड़ा या फिर तालाब में रहने वाला कोई अजीब सा जीव। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि यही जीव एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति का केंद्र है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, ये तस्वीर देखकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक पल रुकिए। जिसे आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक कीड़ा नहीं, बल्कि सदियों से इस्तेमाल होने वाला एक मेडिकल टूल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में और यहाँ तक कि आज की मॉडर्न माइक्रो सर्जरी में भी जौं को एक जीवित सांस लेते हुए चिकित्सा उपकरण की तरह देखा जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्राचीन थेरेपी काम कैसे करती है और आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, इसके प्राचीन ज्ञान से लेकर आज की बायोकेमिस्ट्री तक के सफर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है कि बस जोंक को लिया और चिपका दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित चिकित्सा है, जिसकी शुरुआत होती है पूर्व कर्म से, यानी तैयारी के चरण से। तो पहला सवाल, क्या कोई भी ये थेरेपी करवा सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थेरेपी हर किसी के लिए है ही नहीं। वैद्य या डॉक्टर मरीज की प्रकृति, उसकी ताकत और बीमारी को बहुत ध्यान से जांचते हैं। मतलब ये एक खास प्रक्रिया है जिसके लिए सही उम्मीदवार का चुनाव बहुत जरूरी है। और बात सिर्फ मरीज के चुनाव पर ही खत्म नहीं होती, खुद जोंक का चुनाव भी बहुत बहुत ही सावधानी से किया जाता है। पुराने ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि कौन सी जोंक जहरीली या बेकार हो सकती है। इलाज के लिए सिर्फ सेहतमंद और सही जोंकों का ही इस्तेमाल होता है। और अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा, जोंक का शुद्धिकरण। इलाज से पहले उन्हें हल्दी और सरसों के पेस्ट से ट्रीट किया जाता है और फिर हल्दी वाले पानी में रखा जाता है। और ये तब तक किया जाता है जब तक कि वे पूरी तरह से तरोताज़ा ना हो जाएं। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, बल्कि उन्हें इलाज के लिए तैयार करने का एक वैज्ञानिक तरीका। ये देखिए इस तस्वीर में, ये वही शुद्धिकरण का प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हल्दी वाला पानी ये पक्का करता है कि जोंक पूरी तरह से एक्टिव है और अपना काम करने के लिए तैयार है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब आता है मुख्य चरण, जिसे प्रधान कर्म कहते हैं, मतलब जोंक को लगाने की असल प्रक्रिया। देखिए, ये प्रक्रिया कितनी सटीक है। पहले प्रभावित हिस्से को तैयार किया जाता है, फिर साफ की हुई जोंक को उस पर रख दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जोंक को खुद चिपकने दिया जाता है, उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। और एक बार जब वो अपना काम शुरू कर देती है, तो उसे करीब 20 से 45 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता। अब मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मरीज़ को कैसा लगता है, क्या इसमें दर्द होता है? तो पुराने ग्रंथों के मुताबिक ये एहसास एक चींटी के काटने जैसा होता है, मतलब एक हल्की सी झुंझुनी या खुजली। ये दर्दनाक बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। अच्छा, तो जोंक ने अपना काम कर लिया और वो अलग हो गई। क्या प्रक्रिया यहीं खत्म हो गई? नहीं, इसके बाद आता है पश्चात कर्म, यानी बाद की देखभाल, जो मरीज और यहाँ तक कि जोंक दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और जोंक को हटाना भी अपने आप में एक बहुत नाजुक काम है। उसे कभी खींचा नहीं जाता, ये बहुत जरूरी है। या तो वो पेट भरने पर खुद ही गिर जाती है, या फिर उसके मुंह के पास थोड़ी सी हल्दी या नमक लगाकर उसे धीरे से अपनी पकड़ छोड़ने के लिए कहा जाता है। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि प्रक्रिया के बाद जोंक की भी देखभाल होती है। ऐसा नहीं कि काम खत्म तो उसे फेंक दिया। उससे पिया हुआ खून उगलने में मदद की जाती है और फिर साफ पानी में आराम करने के लिए रख दिया जाता है। एक जोंक को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 1 हफ्ते का आराम दिया जाता है। तो ये तो होगी पूरी पारंपरिक प्रक्रिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही है कि आखिर ये काम करते क्यों हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जवाब छुपा है जोंक के एक गुप्त हथियार में, यानी उसकी लार में। यहीं पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होता। पुराने ग्रंथों का मानना था कि जोंक सिर्फ गंदे खून को ही चूसती है, ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता है कि एक हंस पानी और दूध के मिश्रण में से सिर्फ दूध पी लेता है। ये एक बहुत खूबसूरत कल्पना है, लेकिन असली जादू कुछ और ही है।
असल बात ये है कि जब जोंक काटती है तो वो सिर्फ खून नहीं चूस रही होती, बल्कि वो अपनी लार के जरिए हमारे शरीर में 100 से भी ज्यादा बायोएक्टिव पदार्थों का एक शक्तिशाली कॉकटेल इंजेक्ट कर रही होती है। एक तरह से एक इंजेक्शन लगा रही होती है। इसकी लार में कई कमाल के केमिकल्स होते हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी है हिरुडिन, जो खून का थक्का बनने से रोकता है। फिर इसमें एक एनास्थेटिक भी होता है, मतलब दर्द को सुन्न करने वाला पदार्थ, तभी तो काटने पर पता ही नहीं चलता। साथ ही ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो खून की नसों को फैला देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एंटीकोएगुलेंट का सीधा सा मतलब है खून का थक्का न बनने देना, और जोंक की लार में जो हिरुडिन है वो इतना पावरफुल है कि जोंक के हटने के बाद भी उस जगह से करीब 10 घंटे तक खून का बहाव जारी रह सकता है। यही इस थेरेपी के काम करने के पीछे का एक मुख्य वैज्ञानिक कारण है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि क्या इस प्राचीन चिकित्सा की आज की दुनिया में कोई जगह है? चलिए, इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नज़र डालते हैं। फायदे तो साफ हैं। ये लोकल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, दर्द और सूजन को कम करता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज की मॉडर्न मेडिसिन में, खासकर प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में इसका इस्तेमाल होता है, ताकि जोड़े गए अंगों जैसे उंगलियों या स्किन ग्राफ्ट्स में खून का दौरा बना रहे और वे खराब ना हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जाहिर है कुछ जोखिम भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, क्योंकि जोंक के पाचन तंत्र में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। एलर्जी या काटने की जगह पर निशान भी रह सकता है, और क्योंकि इन्हें स्टेरिलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए सुरक्षा के लिए एक जोंक को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो आखिर में जोंक थेरेपी हमें एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे पुराने समय के अवलोकन और आज का विज्ञान मिलकर असरदार इलाज बना सकते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या भविष्य की बड़ी बड़ी मेडिकल खोजों के राज किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि हमारे अतीत के इसी ज्ञान में छुपे हुए हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?